आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया, वो भी स्टैटिक जीके का, जिसके टॉपिक के नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। देखिए, कोई भी स्टैटिक जीके का एग्जाम में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई सीजीएल बोलो या यूपीएससी का कोई एग्जाम या तो बैंकिंग का कोई एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है कि जो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कंट्री में है और किस ईयर में वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और फाउंडेशन ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते कुछ ट्रिक के साथ इसको याद रखने की कोशिश करते। तो आज जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन लिया, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन मैंने प्राय मैक्सिमम मोर देन 90% ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर कर दिया, जितना भी हमारा वर्ल्ड में बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूछ सकते हैं कोई भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए, जेनीवा स्विट्जरलैंड का ऑर्गेनाइजेशन, ILO ITO, इसका तो फुल फॉर्म के साथ लिखा हूँ। रोम इटाली, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, वायना ऑस्ट्रिया, लंदन फ्रांस, स्पेन नेदरलैंड, और कुछ हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट भी, अपेक, एशियन, नाटो, एडीबी, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब UN ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और भी जो एक दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैंने कवर किया। तो चलिए उसके तरफ बढ़ते। तो इसका पहले देखिए, यूएन का जो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, एक क्यों एस्टेब्लिश हुआ है, इसका क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, देखिए, द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स, क्या हुआ ना, जो यूनाइटेड नेशन एक है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसका एम क्या है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको जरूरत पड़ा पीस कीपिंग के लिए। जिसका एम क्या है, देखिए, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। जो इंटरनेशनल है वो सारा देश है, हर एक देश के भीतर पीस और सिक्योरिटी, मतलब शांति और सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए। दूसरा है डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एमंग नेशंस। क्या होता है ना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, मतलब देश देश के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बजाय रखने के लिए, बनाए रखने के लिए काम करेगा। मतलब इसका एम सेकेंड एम यही होता है। थर्ड एम में अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करे, अपने हर एक देश को सहयोग और हेल्प करेगा। कोई भी प्रॉब्लम के टाइम, डिजास्टर के टाइम हर एक देश को हेल्प करेगा। एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन, मतलब हर देश के डेवलपमेंट के लिए हर देश बराबर काम करेगा और मिलकर रहेंगे। इसका इस एम को लेके ये जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटेड एंड मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या होता है ना, ये जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे बहुत पावरफुल, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे पावरफुल है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारा देश में, सारा धरती में, इस जो वर्ल्ड का हर एक बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े शहर में इसका ऑर्गेनाइजेशन देखिए। सबसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट तो यूएनओ जो हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेड ऑफिस अभी है कहाँ पे, इसका हेड ऑफिस अभी है न्यूयॉर्क में। ठीक है, जो इसका बड़ा हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। उसका बाद न्यूयॉर्क के बाद कुछ कुछ ऑफिस है कहाँ पे, जेनीवा में है। जेनीवा के बाद कुछ ऑफिस है नायरोबी में है। नायरोबी के बाद कुछ ऑफिस है वायना में है। वायना के बाद कुछ ऑफिस है द हैग में। ठीक है, देखिए, न्यूयॉर्क तो यूएसए का एक सिटी है। जेनीवा है स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस जेनीवा में है, जो स्विट्जरलैंड में। नायरोबी है केनिया का कैपिटल, केनिया देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। वायना है ऑस्ट्रिया का कैपिटल। और द हैग, और ए हैग है नेदरलैंड का कैपिटल।
इन सब कुछ ये जगह में बड़े बड़े मतलब इनिशियली में इस जो 5 बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े सिटी में बनाए गए, बाद में धीरे 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 और जगह पे भी बनाए गए, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका जरूरत क्यों पड़ा ना, जो वर्ल्ड वार टू में जो युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार टू में, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार करीबन 1914 से लेकर 1918 तक चलता रहा, और सेकेंड वर्ल्ड वार करीब चलता रहा 1939 से 1945, जब लास्ट में जाके जब यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराया, न्यूक्लियर पावर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ा इस जो वार को रोकने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, जो लोगों का परिस्थिति था, लाखों लाखों लोग, करीब करोड़ों लोगों के करोड़ों लोग मारे गए थे इस युद्ध में। पहले भी ऐसा एक युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार वन, उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार टू। तो इस युद्ध को, और ऐसे युद्ध ना हो, ऐसे युद्ध को रोकने के लिए क्या हुआ है ना, एक यूएन अमेरिका ने उनका सैन फ्रांसिस्को नाम का सिटी में कुछ मीटिंग बैठक करके इसको बनाया है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे बनाया था, देखिए 25 अप्रैल 1945, 25 अप्रैल 1945 में, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इसका पहला मीटिंग बैठक बैठा था। वर्ल्ड वार उस वक्त चल रहा था, क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा था करीब अक्टूबर 6 और 9 में गिरा था, ठीक है। तो 6 और 9 में गिरा था। तो उसके बाद जो लिटिल मैन, फैट बॉय, 2 एटम बम गिरे थे। तो उसका पहले से ही इसका शांति के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा था कि हाँ, हमारा इस धरती पे शांति होना चाहिए, ऐसे युद्ध होने से हमारा ही नुकसान है, हमारा ही लोग मरेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले जो मीटिंग हुआ था उसमें 50 गवर्नमेंट्स ने शामिल हुए थे, 50 गवर्नमेंट आए थे, और पहला मीटिंग हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। फॉर a conference and started drafting the UN charter which was adopted 25 जून 1945, जिसको कि 25 जून 1945 में अडॉप्ट कर लिए थे। हाँ, हमारा एक होगा, और 24 अक्टूबर 1945 से ये काम करना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन ईयर और डेट जो माना जाता है 24 अक्टूबर 1945 को ही माना जाता है इसका इफेक्ट और फाउंडेशन ईयर और फाउंडेशन डेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो तो एम लेके ये काम शुरू हुआ था, काम शुरू होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब लोगों के बीच में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, लोगों मानवाधिकार, मानव का जो अधिकार है उस अधिकार के हिसाब वो लोग जिएंगे, ठीक है। मतलब कोई राजा, कोई देश मनमानी नहीं कर सकता है, ये होता है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब लोगों को सहायता पहुंचाना, मतलब लोगों को मदद करना, उसे ही बोला जाता है डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास को बढ़ावा देना, लोगों का मतलब लोगों का जो जीवन यापन करने का शैली, उसमें डेवलपमेंट लाना। और क्या होता है ना, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, मतलब अंतरराष्ट्रीय कानून को बजाय रखना, मतलब जो हर एक देश के अंदर जो कानून है, इंटरनेशनल जो लॉ बनाता है हर एक देश में चाहे को चलने के लिए, मतलब पीस कीप रखने के लिए, उस लॉ को फॉलो करना, इसे ही बोला जाता है अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। देखिए जब बनाया गया था, मतलब जब यूएनओ बनाया गया था तब 50 कंट्री ने, फर्स्ट तो 50 कंट्री ने शामिल हुआ था। जब 24 अक्टूबर को, मतलब 25 अप्रैल 1945 को 50 कंट्री शामिल हुए थे उस मीटिंग में, पीस कीपिंग मीटिंग में। लेकिन 24 अक्टूबर जब हो गया था तब इसका मेंबर था, इनिशियल मेंबर था 51 कंट्री, ठीक है। ये भी पूछता है इनिशियल मेंबर कितने थे जब 24 अक्टूबर 1945 में जब बनाए गए थे, कितना देश इसका मेंबर कंट्री था। अब प्रेजेंटली इसका मेंबर कंट्री कितना है ना, 193 इसका मेंबर कंट्री प्रेजेंटली है, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, 2 स्टेट जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। देखिए इसके साथ क्या हुआ ना,
अब शुरू करते हैं यूएन का कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा जो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे है ना, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इस स्विट्जरलैंड में जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रेशर और दबाव अब इसका ऊपर काम बहुत है, ये क्योंकि कोविड-19 के लिए ये बहुत टेंशन में है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में और यूएनओ में करीब 22% जो मनी है फंडिंग करते यूएसए। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें 22% फंडिंग करते हैं यूएसए ने। तो कोविड-19 जब निकला था तो कोविड-19 निकालने के लिए चाइना के ऊपर दोष दे रहे यूएसए, और लेकिन WHO बोल रहे नहीं, उनका कुछ उतना दोष नहीं है, गलती नहीं है। तो इसलिए क्या किया ना, इस कोविड-19 के टाइम में यूएसए ने यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करना कम कर दिया है। ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इस जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, देखिए जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन होता है, हर एक नेटवर्क से नेटवर्क से कम्युनिकेशन होता है, उसको से हैकिंग ना हो, उसके गड़बड़ ना हो, कोई देश इसका रॉन्ग इस्तेमाल ना करे, इसलिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, मतलब हर एक देश के अंदर कम्युनिकेशन बजाय रखने के लिए। उसके बाद है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ना, जो यूएनए का जितना भी मेंबर कंट्री है, हर एक कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है, इसमें ये परमिशन दिया जाता है। और क्या है ना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल मतलब लेन देन के लिए ये यूनियन बना है, मतलब सारे धरती में पोस्टल ट्रांसफर हो जाएगा जैसे। और एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, क्योंकि जो लेबर है उनको ठीक से पैसा दिया जा रहा है कि नहीं, एक लेबर को डेली वेजेस कितना देना चाहिए, मिनिमम वेजेस फिक्स करना, सारा धरती में कितना लेबर है, कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ 1965 का ऑर्गेनाइजेशन, 1865, 1874, ये जो 1919, ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए 1945 यूएनओ बनने के पहले का ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पहले का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ना, जो देखिए पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन और लेबर, ये जो तीन पार्टी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले ही एग्जिस्ट करता था, मतलब यूएनओ बनने से पहले ही ये ऑर्गेनाइजेशन है अपने यूनिवर्सल में, इंटरनेशनल में, मतलब ये मेंटेन रखने के लिए, संतुलन बजाय रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में यूएनए के साथ कुछ एग्रीमेंट में मिल गए, परमानेंट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करीब 7 ऑर्गेनाइजेशन है। इस 7 ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे याद रखोगे? इस 7 ऑर्गेनाइजेशन को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बोल सकते हैं, या तो एक नेम बोल सकते हैं, जिसको आपको याद रखने से आप कहीं पे भी हाँ बता पाओगे कि हाँ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा में है। देखिए पहला HMT प्लास्ट, जो ट्रिक है HMT प्लास्ट। HMT और प्लास्ट को याद रखना है। क्या मतलब है? H से बना है हेल्थ, हेल्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। M से बना है मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल से आया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। T से बना है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। P से बना है पोस्टल, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। L से बना है लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एस से बना है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जो आया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इससे आया है। कभी कभी देखिए ISO का फुल फॉर्म पूछते हैं, पूछने का वजह क्यों है ना, जो स्टैंड देखिए होना चाहिए था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको बनाया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना दे के नाम दिए गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसलिए ISO का फुल फॉर्म पूछा जाता है। उसके बाद है
ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जो कि HMT प्लास्टर नाम याद रखने से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जेनीवा स्विट्जरलैंड में जो और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसका बारे में। यूएनआईटीआर, यूएनआईटीआर का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जो यूनाइटेड नेशन कुछ देश जो 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 देश अनडेवलप है उनका लोगों को क्या करते हैं ना, ट्रेनिंग देते हैं और रिसर्च करते हैं उनका ऊपर, तो इसे बोला जाए यूएनआईटीआर। उसके बाद यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज का भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनीवा में। डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, देखिए हाई कमिश्नर ने रिफ्यूजीज को ट्रेनिंग दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। क्या हुआ ना, जो हाई कमीशन ने रिफ्यूजीज को ट्रेनिंग दिया, कौन सा ट्रेनिंग दिया ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसका भी बहुत काम चल रहा है जो लास्ट 2 डेकाड से लेके इसमें मतलब 1800 से लेके 2000 तक, इस जो एडी में इस टाइम में लास्ट 200 ईयर में बहुत काम में आ रहा है जो इंटेलेक्चुअल हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, क्योंकि बहुत माइग्रेशन हो रहा है इस धरती पे, अभी भी माइग्रेशन हो रहा है। रिसेंटली रोहिंग्या इशू हुआ था। तो देखिए हाई कमिश्नर मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जो जेनीवा में है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जेनीवा में है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, जेनीवा में। ये शॉर्ट ट्रिक है, हाई कमिश्नर ने रिफ्यूजीज को ट्रेनिंग दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है। कहा लिखना भूल गया मैं। रोम इटली, रोम इटली में देखिए क्या है ना, जितना भी फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब फूड प्रोडक्शन का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है ना, रोम इटली में बना है। देखिए पहला है एफएओ। एफएओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 16 अक्टूबर 1945 को बना है, मतलब यूएनओ को बनने के साथ में ये बना है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इतना ध्यान क्यों दिया है ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर में बहुत क्राइसिस दिखाई दिया, ठीक है। हर कोई लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ने के बाद क्या हुआ ना, 5 साल से 6 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। 6 साल लड़ाई होने के बाद इस धरती में ना खाना बचा, ना एग्रीकल्चर करने के लिए कोई लोग बचे थे, मतलब बहुत बहुत लोग मरे गए थे। इसलिए क्या हुआ ना कि ऐसे परिस्थिति देश में धरती पे ना आए, इसलिए क्या हुआ ना, मतलब यूएनओ ने एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे, जैसे फूड की कभी कहीं कमी ना हो, और सारा का सारा दायित्व जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है इटली में बना के रखे। देखिए नेक्स्ट भी है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये भी है एक जो फूड को प्रोडक्शन करने के लिए, फूड को सेव करके रखने के लिए, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिए क्या हुआ है ना, अगर फूड एंड एग्रीकल्चर आप करोगे, फूड प्रोग्राम कुछ भी करोगे, उसके लिए फंड भी चाहिए ना। तो फंड जो करना है उसी के लिए भी एक फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाए एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर खेती होगा, तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी तो सारा धरती का मतलब हंगरी को मिटा के सेव कर सकते हैं आप लोग, मतलब यूएन सेव कर पाए, इसलिए एक एग्रीकल्चर फंड बनाए हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, इसका बारे में कुछ लिखा है, जो ऑल द एबव ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू फूड एंड एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन। कहीं पे भी फूड या एग्रीकल्चर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे तो वो रोम इटाली में है, आप आग बंद करके टिक मार लेना। नेक्स्ट वाशिंगटन डीसी, यूएसए में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए वाशिंगटन डीसी जो है, इसमें जितना भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है ना, मनी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, सारा का सारा, मतलब जो यूएसए सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो बड़ा इकोनॉमी है और सारा का सारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी अपना देश में ही रख लिए, ठीक है, अपना कंट्रोल में।
वाशिंगटन डीसी यूएसए, आईएमएफ जो बना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 27 दिसंबर 1945 में बना है, जिसका हेडक्वार्टर यूए वाशिंगटन डीसी यूएसए में। डब्ल्यूबीजी वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसको वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है या तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बोला जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका भी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है ना, वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही है। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो देखिए ये जो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी फंड है, एक बैंक है और ये भी एक बैंक है, जो सारा का सारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे है, जो इस धरती का सबसे बड़ा इकोनॉमी कंट्री है यूएसए, यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन, वहां पे ही सारा का सारा, सॉरी और भी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। हाँ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ही है, मतलब मनी प्रोवाइड करता है मतलब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देखिए सारा का सारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे, ऑल द एबव ऑर्गेनाइजेशन आर मनी और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए में क्या है, देखिए यूएसए का वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डी कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डीसी में तो चला गया सारा का सारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल जितना भी बड़ा बड़ा बैंक है वहां पे, यूएन का बैंक सारा वहां पे है। लेकिन न्यूयॉर्क जो यूएसए का एक बड़ा सिटी है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है ना, वहां पे जो यूएन बना था, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हेड ऑफिस है यूएन का, वह इस न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इस यूएनओ का जो पहला मीटिंग हुआ था अप्रैल 1945 को, वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट देखिए यूएनडीपी, जो यूनाइटेड नेशन बना है, यूनाइटेड नेशन जो बना है ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो सारा बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सारा, हर एक देश में, बड़ा बड़ा देश में, डेवलप्ड कंट्री में। लेकिन इस यूएनए को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम का होना चाहिए, उस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी है कहाँ पे ना, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये जो दो प्रोग्राम के साथ, दो ऑर्गेनाइजेशन का साथ, इसने और एक भी ऑर्गेनाइजेशन रखे हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देश, इस धरती का फ्यूचर जनरेशन बोला जाता है, चिल्ड्रन फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, वो भी है न्यूयॉर्क यूएसए में। मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सारा ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा, इस धरती का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, इस धरती का डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन भी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूयॉर्क में है। और जो देश का फ्यूचर है, इस धरती का फ्यूचर है, जो लोग चिल्ड्रन है, वो फंड ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पे है ना, जो यूनिसेफ बोला जाए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए वायना ऑस्ट्रिया का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए वायना ऑस्ट्रिया में क्यों एक खबर रखा गया है कि वायना एक, मतलब एक एटॉमिक पावर नहीं है अभी तक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा पावर, मतलब एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर ट्रीटी सब कुछ यहाँ पे है। क्योंकि पहली बात, जब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इनका पास है, न्यूक्लियर वेपन किसका पास कितना है, एटॉमिक पावर किसका पास कितना है, तो सारा खबर इसका पास है। तो इसलिए क्या हुआ था ना, जब एटॉम बम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हर एक कंट्री बना रहे हैं, तो एटॉम बम नहीं बनाने के लिए एक ट्रीटी बना है, क्योंकि जो हथियार इस धरती को ध्वंस करेगा, नष्ट करेगा, क्योंकि जो यूएनओ बना है उसका मोटो क्या था, वार को रोकना और पीस और सिक्योरिटी देना। अगर पीस और सिक्योरिटी देना यूएनओ का मोटो है, तो न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन का क्या जरूरत है।
तो क्या हुआ ना, जो एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी का जो हेड ऑफिस है ऑस्ट्रिया, वहां पे ही एक ट्रीटी किया गया है कि हाँ, हम यूएनए का मेंबर है, हमारा काम पीस और सिक्योरिटी का है, इसलिए हम जो डिस्ट्रक्शन वेपन और न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन कुछ नहीं बनाएंगे। तो एक न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी करके बना के रखा गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन CTBTO, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसर्च होता है, कहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे है ना, वो भी भाई ना ऑस्ट्रेलिया में आए। नेक्स्ट ओपेक। ओपेक क्या हुआ ना, देखिए, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये जो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले कहाँ पे था ना, ये जो इराक का बगदाद में था, क्योंकि इराक, ईरान, ये सारा का सारा देश बहुत ऑयल प्रोडक्शन करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन करता है। लेकिन क्या हुआ ना, जो बगदाद इराक में कुछ इशू आने के बाद, मतलब आतंकवादी इशू आने के बाद, वो जो ओपेक शिफ्ट हो गया कहाँ पे ना भाई ना, ऑस्ट्रिया में। हालांकि ऑस्ट्रिया में उतना ऑयल प्रोडक्शन होता नहीं है, फिर भी यहाँ पे हेड ऑफिस सिक्योरिटी पर्पस को देख के बनाया गया है, ठीक है। ओपेक इसका पहले ऑर्गेनाइजेशन था, जो सॉरी, इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था ना, बगदाद इराक में था। अब देखिए लंदन यूके। यूके में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए यूके में है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो IMO बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, IMCO। IMCO मतलब इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सी रूट में है, सी रूट में जितना भी शिप का जाना आना है, उसको कंट्रोल कौन करता है ना, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे एक शिप जो कि लेके सामान लेके जा रहा है एक देश से दूसरा देश में, तो इसको जो कंट्रोल कर रहा है, इसको जो कंट्रोल करने का हेड ऑफिस कहाँ पे है ना, लंदन यूके में है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसुलेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मैरीटाइम का मतलब क्या है। मैरीटाइम मतलब कनेक्टेड विद द सी, स्पेशली इन रिलेशन टू सीबर्न ट्रेड और नावल मैटर। मतलब सीबर्न ट्रेड, सी ट्रेड, समंदर पथ से जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, सामान का लेन देन होता है, उसे ही मैरीटाइम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मोटो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन में है, इसका मोटो क्या है ना, लोगों का जो ह्यूमन राइट अगर वायोलेट होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन दबा डालते हैं कि हाँ, इस देश में ये ह्यूमन राइट मतलब वायोलेट हुआ है, और इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप लोगों के ऊपर गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर पीस और सिक्योरिटी रखना है इस धरती में, हर एक देश को कंट्रोल, मतलब हर एक देश पे कंट्रोल रहना चाहिए, तो उसका देश का जो लॉ है उस हिसाब से किसका ऊपर अन्याय हो रहा है, और इंटरनेशनल जो लॉ है उस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यूएनओ का कौन सा मेंबर कंट्री गलत कर रहे, उसको देखभाल करने का काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मतलब ह्यूमन राइट के लिए, लोगों का अधिकार, मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट। यूनेस्को। यूनेस्को क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे बना है ना, फ्रांस में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो जो बड़े बड़े मतलब साइट है, ये यूनेस्को ही डिस्कवर करते हैं, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट दिया जाता है। उसमें कोई भी रीजन से, वो एजुकेशनल पर्पज से, वो साइंटिफिक पर्पज से, वो या तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए एम क्या है ना, इस यूनेस्को का जो फ्रांस में एम है, प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, द साइंस एंड कल्चर। जो वर्ल्ड पीस को एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना
क्यों ना, थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। किसमें हर एक देश को कोऑपरेशन करेगा। क्यों? एजुकेशन के लिए। अगर आपका देश का एजुकेशन अच्छे है तो हमारा देश के साथ शेयर करिए, हमारा देश का भी एजुकेशन को चेंज करके डेवलप करेंगे। द साइंस, आप अगर कोई भी साइंस में कुछ तरक्की कर गए तो हमारा देश के साथ शेयर करिए, या तो कोऑपरेशन करके कुछ साइंटिफिक रिसर्च करने को भी ये यूनेस्को ही बढ़ावा देते हैं। एंड कल्चर, मतलब आप कोई भी कल्चर अच्छा है तो उसको प्रमोट करना, कोई बुरा है तो उसको हाँ समझाना कि ये गलत है, मत करो, ये यूनेस्को का काम है। आईसीपीओ इंटरपोल, आईसीपीओ इंटरपोल का मतलब होता है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पहले बना था 1923 में, यूएनओ बनने से पहले। और इसका नाम पहले था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, आईसीपीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था 1923 में, मतलब ये एक तरह का पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल क्राइम को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसको कॉमनली बोला जाता है, कॉमनली नोन एज इंटरपोल। ये जो इंटरपोल नेम मिला कब ना, 1956 में, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर ने इस आईसीपीओ के ऊपर बहुत, सॉरी आईसीपीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के ऊपर 1945, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने के बाद हिटलर का बहुत इसका ऊपर इन्फ्लुएंस था, मतलब कंट्रोल था। इसलिए ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या हुआ था ना, कुछ दिन के लिए साइलेंट पड़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ ना, इसको यूएन ने फिर से इसको क्या किया ना, स्टैंड किया है और इसने नया नाम लिया है इंटरपोल के नाम से। इंटरपोल तो एक कॉमन नेम है, लेकिन इसका पूरा नाम है आईसीपीओ इंटरपोल, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्पेन में क्या है ना, स्पेन में यूएन डब्ल्यूटीओ, एक देखिए डब्ल्यूटीओ को एक तो जेनीवा में था, है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ दो बार क्यों दे, इसलिए क्या किया ना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को यूएन डब्ल्यूटीओ बोला जाता है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका हेडक्वार्टर है स्पेन में। नेक्स्ट है द हैग, नेदरलैंड में। नेदरलैंड में क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। जो केमिकल वेपन यूज किया जाता है, उस केमिकल वेपन को रोकने के लिए कहाँ पे का हेडक्वार्टर है ना, नेदरलैंड द हैग में। इस वेपन से क्या होता है ना, एक वेपन है 2,4-D डाई मिथाइल, ऐसे करके कुछ एक वेपन है, जो कि अमेरिका ने एक जंगल के, मतलब एक आतंकवादी ग्रुप को मतलब खत्म करने के लिए एक जंगल के ऊपर यूज किए थे। जो फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट के ऊपर से एरोप्लेन से स्प्रे करने से क्या हुआ था ना, वो फॉरेस्ट करीब 1 महीने के अंदर अंदर सारा पत्ता का, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट बंद होके वो सारा का सारा पेड़ मर गया था, मतलब एक जंगल खत्म हो गया था। तो इसे बोला जाता है केमिकल वेपन, मतलब कुछ केमिकल, ऐसे कुछ केमिकल है जिसको स्प्रे करने के, या तो स्प्रे करने से क्या होता है ना, स्प्रेड होने से क्या होता है ना, लोग हो या तो पीपुल हो, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और पता भी नहीं चलता ये किस तरह का वेपन है, किसने छोड़ा है, कहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत कलरलेस होता है, और कलरलेस विजिबल तो नहीं होता है, और स्मेललेस भी होता है कुछ कुछ। आईसीजी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है ना, अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, मामला है एक देश का साथ तो दूसरे देश के, जैसे कि हमारा देश का एक प्रॉब्लम था कुलभूषण जाधव का, ठीक है। कुलभूषण जाधव को क्या किए थे ना, उन लोगों ने बंदी करके रखे थे, कौन, पाकिस्तान ने बंदी करके रखे थे। उसका केस कहाँ पे होगा ना, जो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी में इसका केस चल रहा था। जब आईसीजी में केस चल रहा था तो बाद में इंडिया को जो विन भी हुआ था, जो इंडिया का जो लॉयर थे उन्होंने सिर्फ इस केस लड़ने के लिए 1 रुपए पैसा लिए थे। तो देखिए क्या होता है ना, जो इंटरनेशनल क्राइम और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईसीजे बनाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
नेक्स्ट देखिए, एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब अपना एशिया कॉन्टिनेंट का एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एपेक। एपेक पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, क्योंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्री का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा कॉन्टिनेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। एस्टेब्लिश हुआ है 1989। ये जो ईयर बहुत, एक तो यूएनओ का फाउंडेशन ईयर याद रखना है, और एपेक, नेटो, एडीबी, इसका हेडक्वार्टर फाउंडेशन ईयर फुल फॉर्म याद रखना है। मेंबर कितना है ना, 21 मेंबर है, 21 मेंबर कंट्री है। एशियन देखिए उसका नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो एशियन है, क्या होता है ना, जितना भी साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया का, उस कॉन्टिनेंट मिलके जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसे एशियन बोला जाता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है ना, जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जकार्ता में, और यहाँ पे इंडोनेशिया में बहुत अर्थक्वेक भी होता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ना, 8 अगस्त 1967 में। इसका मेंबर कंट्री थे, पहले तो मेंबर कंट्री 10 है और 2 ऑब्जर्वर है। जैसे कि यूएनओ का मेंबर कंट्री और 93 है, लेकिन ऑब्जर्वर 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। यहाँ पे भी क्या होता है ना, 10 स्टेट है, मतलब इस एशियन ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी है, और जो है पापुआ न्यू गिनिया और टिमोर लिस्ट, ये 2 एरिया स्टेट है जो कि एशियन का ऑब्जर्वर मेंबर बोल माना जाता है, ठीक है, जो कि इसका मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है। और जो 10 मेंबर है, कौन सा है ना, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एशियन में हमारा इंडिया देश नहीं है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो क्या होता है ना, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल, बेल्जियम में है, और जो बना है 4 अप्रैल 1949। नाटो का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बना है 1949 में 4 अप्रैल। और इसका मेंबर कितना है ना, 30 स्टेट है, 30 मेंबर है। देखिए पहली बात है, अपेक का मेंबर था 21 था, और इसका मेंबर है 31, ठीक है। अपेक का 21, नाटो का 30 है। नेक्स्ट है देखिए एडीबी। एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो एशिया का, जो हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसका डेवलपमेंट के लिए बैंक बनाए गए। एशिया में बहुत सारे कंट्री है, तो इसका भी मेंबर भी बहुत होंगे। इसका मेंबर है करीब 68 कंट्रीज है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस है। फिलीपाइंस मतलब मडालुंगो फिलीपाइंस, मडालुंगो फिलीपाइंस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये फाउंडेशन कब हुआ था ना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1966, वो भी 19 दिसंबर में। 68 कंट्री, और इसका पर्पस क्या है ना, पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एशिया में जितना भी कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में जितना कंट्री है, उस कंट्री का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे हो, तो उस इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देना, लोन देना, और कोई भी डिजास्टर में हेल्प करना, इस एडीबी का काम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका पर्पस है। तो आज मेरा वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल, एक तो इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश, दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।